अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत के केस की समाअत थी, मोस्ट अवेटेड थी। बहुत इंतज़ार किया जा रहा था इसका, क्योंकि पिछली 2 हेयरिंग से खैबर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से जज शाहरुख अर्जुमन का कहना था कि अगर इस हेयरिंग में भी इन्होंने यही मिजाज अपनाया और ये ना अब कोर्ट तक पहुंचे तो मैं इस केस का फैसला सुना दूंगा। तो आज की हेयरिंग में जी सलमान अकरम राजा इमरान खान के लॉयर, उस्मान गिल बुशरा बीबी के लॉयर और जो नए तयनात प्रोसिक्यूटर है अदनान अली साहब कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन खबर मानिका के जो लॉयर हैं रिजवान अब्बासी साहब, वो फिर गायब होते हैं, जिसपे उनको अदालत को, जज साहब को कहा जाता है कि असल में रिजवान अब्बासी बहुत बिजी इंसान है, बहुत ज़बरदस्त बड़े लॉयर है, वो सुप्रीम कोर्ट में उनके बहुत केसेस चल रहे हैं, तो थोड़ा वक्त दें, 11 बजे तक का वक्त दे दें। इस पे सलमान अकरम राजा और उस्मान गिल ने आर्ग्यूमेंट किया कि हमारे पास भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, हम भी बहुत बिजी हैं, लेकिन ये किस तरीके की स्टॉलिंग है, किस तरह से आप वक्त बाय किए जा रहे हैं। बहरहाल जज साहब कहते हैं कि कोई नहीं, देखा जाएगा। 11 बजे तक वक्फा ले लिया जाता है अदालत का। अदालत वक्फे के बाद वापस आती है कि अब शायद जज वो जो है खबर मानिका के वकील आ गए होंगे, लेकिन वो स्टिल नहीं आए होते। अगेन सेम आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जी वो बिजी बहुत है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, तो 1 बजे तक का वक्त दे दिया जाए। कोर्ट फिर से, जज शाहरुख अर्जुमन जो हैं वो फिर से 1 बजे तक का वक्त दे देते हैं, वक्फा ले लेते हैं अदालत का। इमरान खान के साथ जब ये वाक़या हुआ था, इस तरीके से उनके वकील अपीयर नहीं हो रहे थे कोर्ट में, तो अगले ही दिन हुकूमत की तरफ से जो है वो एक लॉयर इमरान खान को प्रेजेंट करने के लिए प्रोवाइड कर दिया गया था। यानी कि इमेजिन करें कि जिस साइड से इमरान खान के ऊपर केसेस हुए हैं, वही साइड आपको कह रही है ये लो मेरा लॉयर, ये तुम्हारा केस लड़ेगा। किस तरीके से हालात है। लेकिन बहरहाल ये खबर मानिका के साथ चीज़ें नहीं जाती। 1 बजे जो है फाइनली राजा रिजवान अब्बासी खबर मानिका के लॉयर जो हैं वो कोर्ट पहुंचते हैं, आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं, और उनका आर्ग्यूमेंट यही था कि जी ये केस जो है, ये जो निकाह है, ये फेक है, ये गलत है, गैर कानूनी है, इद्दत के दौरान हुआ है। इमरान खान कल्प्रिट हैं। जब उन्होंने दूसरे निकाह का कहा था तो उनको मालूम था कि मामलात क्या हैं, यानी कि ये सारी चीज़ जानबूझ के हुई है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि वो जो राजा रिजवान अब्बास हैं, उनका यही कहना था कि 4-5 घंटे का ये आर्ग्यूमेंट लंबा जाएगा, तो अब तो अदालत के पास वक्त नहीं रह गया। ऐसा करें, मई तक जो है ना आप इस हेयरिंग को डिले कर दें, मुलतवी कर दें। जज साहब से उनकी ये दरख्वास्त थी। तो जिस पे सलमान अकरम राजा ने रिएक्ट किया। उनका कहना था कि इस तरीके से ये केस जो है नहीं चलेगा, इसका फ़ैसला कर देना चाहिए, इस केस के अंदर कुछ है ही नहीं। अब आप खुद बताएं कि एक बंदा जो खुद डिले कर रहा है, 2 दिन वो आता नहीं, 2 हेयरिंग्स के दौरान वो आता नहीं है, तीसरी में वो बार बार टाइम मांग रहा है कि जी बिजी हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप जो है डिले करें। और जब वो पहुंचता है तो वो कहता है कि अब तो वक्त की अदालत का थोड़ा रह गया, तो आप महीने बाद की डेट दे दें मुझे। ठीक है, 3-4 हफ्ते बाद की वो डेट मांग रहे थे। यहाँ तक जो है वो जज शाहरुख अर्जुमन ने नहीं सुनी। उन्होंने 24 अप्रैल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। वैसे उनकी वो हर बात को मान रहे थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस अदालत में जब जज साहब बात कर रहे थे, फैसला अभी बता रहे थे, तो रिजवान अब्बासी खबर मानिका के लॉयर पहले ही रोस्टम से जो है ना उतर के चले गए बाहर। कोई कोर्ट रूम का डिकोरम मेंटेन नहीं है। ये कंटेंट ऑफ कोर्ट का क्या मामला है। जब से ये समातें शुरू हुई हैं, पिछली 2 राज वाली भी ऐसे ही लग रहा है कि खबर मानिका ऐसे समझ के वकील ऐसे समझ रहे हैं जैसे अपनी अदालत है, अपना ही घर समझे, ड्राइंग रूम समझे, अपना जैसे आना है आए, जब निकलना है निकल जाए। तो ये रिजवान अब्बासी का जिस वक्त दिल किया है आने का, वो उस वक्त आए हैं। उनका निकलना था, वो निकल गए हैं। जज साहब मुंह देख रहे हैं, अच्छा मैं जज हूँ, मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं जज हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यही हरकत अगर अभी इमरान खान के लॉयर ने की होती तो पूरा मीडिया उलट पुलट हो गया होता। ठीक है, हरकत वकील की होती और केस इमरान खान के ऊपर फिर से एक और नया बना के उसको तरोड़ मरोड़ के उन्होंने डाल देना था। ये बिल्कुल रियलिस्टिक बेस के ऊपर बात हो रही है, ये किसी साइड की बात नहीं है। अभी इतने महीनों से अगर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व खुद नहीं की तो मुझे लगता है कि आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ को। तो बहरहाल ये आज की इद्दत केस की समाअत रही। आप खुद इमेजिन करिए किस तरीके से ये बाइसनेस चल रही है, किस वकील के अंदर इतना दम है कि एक तो वो देर से आए और उसके बाद जो है वो पहले ही जज साहब बात कर रहे हैं तो वहाँ से निकल जाए। तो आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस के मामला क्या चल रहे हैं। बहरहाल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नईम पंचोता साहब ने जो है दावा किया है कि अदालतें खामोश हैं, हमारी इस्तदा है कि अदालत कमीशन बनाए और कैमरे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। बुशरा बीबी की प्राइवेसी पर
حملہ کیا گیا ہے. جج صاحب نے اٹک جیل جا کر کیمروں کی تصدیق کی. ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ اس معاملے پر کمیشن بنائی جائے. بشرا بی بی کے بیڈ روم اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عدالتی اہلکار یا مجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگائی جائے جو جا کر کیمروں کو دیکھے. مجسٹریٹ ان کیمروں کو ہٹائے, ان کی تصاویر بنائے اور تحقیق کی جائے. ان افراد کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے کیمرے لگائے ہیں. دوسری جانب بشرا بی بی نے شعیب شاہین ایڈوکیٹ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی کو خوراک میں زہر دیا گیا ہے. انہیں جیل میں دیے گئے کھانے پر شدید تشویش اور تحفظات ہیں. کھانے کے بعد منہ اور گلے میں جلن کا احساس ہے. زہر کے خدشے کے پیش نظر میری صحت پر اثر ہو سکتا ہے. وہ خود کو سب جیل میں خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی ہیں, اس لیے اڈیالہ جیل میں منتقلی کی درخواست بھی دے رکھی ہے. درخواست گزار کے مطابق سب جیل میں دیا گیا باتھ روم کمپرومائزڈ ہے. بشرا بی بی کو سب جیل میں میسر باتھ روم میں متعدد خفیہ کیمرے لگے ہیں. درخواست میں سیکٹری داخلہ, آئی جی جیل خانہ جات, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور سیکٹری ہیلتھ کو فریق بنایا گیا ہے. اسی قسم کی جو ہے بات چیت اور ایلیگیشنز مریم نواز کی طرف سے بھی لگائی گئی تھی کہ ان کے کمرے کے اندر جس طریقے سے پرائیویسی انویڈ ہوتی ہے, انسپیکٹرز گھس آتے ہیں, سیکیورٹی کے لوگ گھس آتے ہیں, کیمراز لگے ہیں, اور یہی ساری باتیں اب بشرا بی بی کی طرف سے کی جا رہی ہیں. اور میں نے ہمیشہ اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ کس طرف آپ جو ہے وہ سیاست کو لے کر جا رہے ہیں. دوسرے ملکوں میں ہر جگہ پر جب آپ معاملات دیکھتے ہیں تو وہاں جی جیل ہوتی ہے, اساسینیشنز ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ بلو دا بیلٹ جو خفیہ کیمرے کا ٹرینڈ ہے یہ صرف پاکستان جیسے ممالک کے اندر ہے جو ایک تو انڈر ڈیولپڈ ہے, جو ہے لٹریسی ریٹ یہاں پر ہے نہیں, لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. یہاں پہ پاور کی جنگ ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. انتہا سے زیادہ جو ہے یہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو فیئر کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جی آپ لا اینڈ آرڈر چلا رہے ہیں تو اس میں ایک بڑا چھوٹا امیر غریب ہر بندہ اس چیز سے پھر ڈرتا ہے, اپنے رولز جو ہیں وہاں کے فالو کرتا ہے. لیکن نہیں, پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ فیئر پالیسی کے تحت جو ہے نا ابھی تک آپ کا ملک سروائیو کر رہا ہے. اور اس میں ابھی یہ خفیہ کیمرے آ گئے, اور یہ خفیہ کیمروں کا ذکر جو ہے یہ 6 ججز کے جو لیٹر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز نے لیٹر لکھا تھا اس میں بھی تھا کہ جی کہ ججز کے کمروں میں خفیہ کیمرے لگا دیے جاتے ہیں. اور ابھی یہی معاملہ جو ہے وہ بشرا بی بی اس بارے میں بات کر رہی ہیں. یہ نعیم پنجوتا صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے بشرا بی بی کے بارے میں کہ ان کا جو روم ہے, ان کا جو باتھ روم ہے وہ سب کچھ کمپرومائزڈ ہے, وہاں پر کیمراز لگے ہوئے ہیں, اس چیز کو چیک کیا جائے, اس کی تصویریں لیں. وہ بہت یقین سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہے, آپ بے شک بھیجیں کسی کو چیک کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو چیک کون کرے گا پہلے یہ بتا دیں. آج وہ والے جج شاہ رخ ارجمن صاحب جیسے جج ہیں جو چیک کریں گے, جو وکیل کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ وکیل کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہ وکیل خاور مانیکا کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے. آپ پہلے بتائیں خاور مانیکا صاحب کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ معاملات ہیں, تو بہت ہی جو ہے یہ ڈیپ روٹڈ مسائل ہیں پاکستان کے, اور خاص طور پہ جو خفیہ کیمراز کے معاملات ہیں, اس طرح کی یہ جو بلو دا بیلٹ چیز ہے, آپ فرنٹ پہ آئیں, ٹھیک ہے. اب جو دوسرے ممالک میں چیزیں ہوتی ہیں اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیں, بات ختم کریں, اور جو کچھ کرنا ہے کریں, ٹھیک ہے, دیکھی جائے گی. لیکن یہ کس قسم کی حرکت ہے؟ اور اس سے وہی بات ہے نا کہ سیاستدان کیا کوئی بھی سیف نہیں ہے, یہ ججز سیف نہیں ہے, کوئی بندہ اگر وہ نو ونڈر, یقین کریں جس طرح ہم نے ایچیسن کے پرنسپل صاحب مائیکل تھامسن کے ساتھ حالات بنائے ہیں نا کہ ان کے اوپر بھی ایلیگیشنز بالکل وہی لگائیں جیسے پی ٹی آئی نون کے اوپر یا نون لیگ پی ٹی آئی کے اوپر لگاتی ہے کہ یہ تو کرپٹ ہے, اس کی بیوی بھی کرپٹ ہے, وہ بھی لوگوں سے پیسے لیتی تھی, 40 لاکھ اس کی فیس ہے, کام کوئی نہیں کرتا, پورا سال چھٹیوں پہ رہتا ہے. ایگزیکٹ وہ باتیں جیسے ایک گورنمنٹ آفیسر کی ہوتی ہیں, پاکستانی سٹائل, ٹھیک ہے. وہ باتیں ہم نے مائیکل تھامسن کے اوپر لگائی اور گواہیاں آ رہی ہیں کہ وہ بندہ ایسا نہیں ہے, اس سے متعلق بات ہو رہی ہے. اور گواہی سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ پریکٹیکل چیز گواہی ہوتی ہے. اور ایچیسن کالج کی جو پریکٹیکل, آپ جا کر وہاں پر پچھلے پرانے ماحول کو اور اس کے نئے ماحول کو مائیکل تھامسن کے بعد کے پیریڈ کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ خود ریئلائز کریں گے جی ہاں جی یہ پرنسپل ایلیجیبل تھا, لیکن آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے, کس طرح کی ایلیگیشنز لگی ہیں. تو نو ونڈر کہ وہ مائیکل تھامسن تھوڑی دیر اور رکتے تو ان کے بھی کمرے میں جو ہے نا کوئی خفیہ کیمرہ لگا ہوتا, وہ بھی بلیک میل ہو رہے ہوتے. صحیح ہے, تو سیاست کے ساتھ تعلق ضروری نہیں ہے یہاں پہ. یہاں بس یہ چیز ضروری ہے کہ اپنا پرسنل گین ہے, کسی بندے کو مینیپولیٹ کرنا ہے تو صرف ایک کام کرنا آتا ہے, وہ ہے یہ. کیا فائدہ ہے اتنی ٹریننگ کا کسی بھی چیز کا جب آپ نے آخر میں یہی کام کر کے یہ خفیہ کیمرے اور اس طرح کی چیزیں کر کے آخر میں اپنا جو ہے نا الو سیدھا کروانا ہے. اور دوسری طرف آج جو ہے پاکستان میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صدر مملکت آصف علی زرداری کی ساجزادی آصفہ بھٹو صاحبہ نے جو ہے قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا ہے. قومی اسمبلی کے جو الیکشنز میں جس طرح انہوں نے یہ سیٹ جیتی تھی وہ بھی ایک اچھا سین ہی تھا.
बिला मुकाबला जीती थी। सबसे पहले हुकूमत में उन्होंने जो है फर्स्ट लेडी के तौर पे एंट्रेंस की, फिर वो इलेक्शंस हो जाते हैं, इसमें जीत भी जाती हैं वो सीट, और अब उन्होंने हल्फ उठा लिया है। और इस हल्फ बर्दारी के दौरान जो है अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया गया, बहुत नारेबाजी की गई। जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने इनका जो हल्फ बर्दारी की सारी जो टेलीकास्ट थी वो बराह रास्त देखी है, हमने पार्लियामेंट हाउस में वो मौजूद थे वहाँ से। इसके अलावा आसफा भुट्टो की हल्फ बर्दारी के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया। पीपी और पीटीआई अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, डिप्टी स्पीकर मुस्तफ़ा शाह पार्लियामेंट से रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी के वॉकआउट से कोर्म टूट गया, जिसकी निशानदही पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। यूं अपोजिशन जमातों की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया कौमी असम्बली इजलास अपोजिशन के एहतजाज के बाइस ही मुलतवी हो गया। जराये के मुताबिक आसफा भुट्टो हल्फ उठाने के बाद सदर जरदारी से मिलने उनके चैम्बर में गई। तो इस तरीके से आज के सारे मामला गए हैं आसफा भुट्टो की हल्फ बर्दारी के दौरान। आप खुद बताएं, एक रेज़्यूमे होता है जब किसी का देखने के लिए क्या ये बंदा इस पोजीशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, डिग्री कैसी है, एक्सपीरियंस कितना है। तो सबसे बड़ी मेरा ख्याल है अगर एलिजिबिलिटी पाकिस्तान जैसे मुल्क में चाहिए हो तो आप बताएं इससे ज़्यादा क्या होगी कि आपकी वालदा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो और जो आपके वालिद हैं वो फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट हो, उसके अलावा दूसरी दफ़ा फिर से वो प्रेसिडेंशियल पोजीशन जो है ना ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहले इंसान है आसिफ अली जरदारी जो दूसरी दफ़ा सदर बनने की जो है ना उन्होंने शर्फ हासिल किया है। तो अब आप बताएं, जो भी बंदा कहता है कि आसफा भुट्टो को क्यों बनाया, गलत किया, ये किया, वो किया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? इससे बड़ी क्या किसी के एक्सपीरियंस, इससे बड़ी क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है जो उनके पास है? तो पाकिस्तान में अगर पूरी नेशनल असम्बली में, पूरी कौमी असम्बली में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास उसका हिस्सा बनने की एलिजिबिलिटी थी कि वो कौमी असम्बली का रुकन हो तो वो आसफा भुट्टो साहिबा के पास ही थी। तो प्लीज़ आई थिंक लोगों को थोड़ा सा चुप कर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हुआ है ये। तो पाकिस्तान का भी तो आप देखें ना, हर मुल्क का अपना कानून होता है, अब अपने मुल्क के कानून के अकॉर्डिंग जरा चीज़ें चलाएं ना। तो ये वहाँ पर ऐसा ही होता है। आपका पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान। बहरहाल थोड़ी सी अगर अच्छा जी, दूसरी तरफ आज पाकिस्तान में जो है विजिट भी था, सऊदी अरब से वफद आया था पाकिस्तान में आपसे मिलने के लिए। और उसी दिन जो है आज कंफर्मेशन भी आ गई है जेरूसलम पोस्ट की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि सऊदीया ने इसराइल की हेल्प की है ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में। उनकी तरफ से हेल्प आई है, उनकी तरफ से सपोर्ट आई है। तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट है और सऊदीया ने इसको कंफर्म किया है। बहरहाल आज पाकिस्तान में जो है वफद भी पहुंचा है, इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है लोग मौजूद थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से शहबाज शरीफ की रीसेंट मीटिंग के बाद ये लोग यहाँ पर ये डेलीगेशन आया है। फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला जो हैं उनकी सरबराही में, और जिससे जो है आपके वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने जो है वो मुलाकात की है। और इसमें ये आपके ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएं। और सऊदीया कहा जा रहा है कि वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है पाकिस्तान के कुछ सर्टन इदारों के ऊपर। देखते हैं कि जी वो कौन से इदारे हैं। लास्ट टाइम भी वो यहाँ पर आए थे तो हमें एड दे गए थे और इंडिया में जो है वो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके चले गए थे, लेकिन बल्कि एड भी नहीं दे के गए। पता नहीं कोई गिफ्ट में चीज़ें ले आते हैं पाकिस्तान के लिए, फ्रूट्स ले आए, ये ले आए, वो ले आए, खजूरें दे दी। इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में जाके होती है। बहरहाल और दूसरी तरफ ये भी यकीन दहानी सऊदीया ने करवाई है पाकिस्तान को कि फुल सपोर्ट है, सऊदीया बिल्कुल भी पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल जिस तरह सऊदीया ने ईरान के अटैक के दिन सैटरडे को इसराइल को अकेला नहीं छोड़ा, उसी तरह पाकिस्तान को भी सऊदीया अकेला नहीं छोड़ेगा। ये जो है वो मामला चल रहे हैं। एक तो बात जो ईरान इसराइल में जो भी अपडेट हुई है सिचुएशन, उसमें ये है कि सबसे पहले तो यूएसए ने कहा था इसराइल को कि आप थोड़े से ठंडे हो जाएं, मामलात को एस्केलेट मत करें। तो अब वेस्ट की तरफ से ओवरऑल इसराइल पर जो है वो उनको एडवाइस की जा रही है। प्रेशर तो नहीं आप डाल सकते उनके ऊपर, तो एडवाइस कर रहे हैं उनको सारे मुल्क के आप थोड़े से ठंडे हो जाएं, इस मामले को यहाँ पर रोक दिया जाए। और यूके से इस सारी चीज़ के ऊपर जब क्वेश्चन किया गया, उन्होंने भी जो है अब रिसेंट यही बोल दिया है कि अगर आपके स्टेट हुड के ऊपर कोई अटैक करता है तो रिटेलिएशन बनती है, और ईरान ने यही काम किया, यूके भी यही करता। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हालांकि यूके भी बहुत आगे आगे था ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में, इसराइल को हेल्प करने में। तो इसराइल की बात है जहाँ तक, तो वो कह रहा है कि जी अटैक होगा 1 दिन और 1 महीने
30 दिन का वक्त है जी, इसमें किसी भी वक्त इसराइल जो है वो अटैक करेगा और बहुत ज़बरदस्त तरह का अटैक करेगा। ये इसराइल का कहना है, ये किसी मुल्क का कहना नहीं है, और कोई एक मुल्क भी सपोर्ट इस चीज़ में इसराइल को नहीं कर रहा है। सब यही चाहते हैं कि आपने भी कर लिया, आपने भी कर लिया, अब चुप कर जाओ, ठीक है। चाइना का कहना है कि जो ये मामलात हैं, सबसे पहले तो रीज़न है कि गज़ा वॉर की वजह से इस हद तक नौबत आई है और ईरान को हक है ख़ुद को डिफेंड करने का। दूसरी तरफ रशिया का बयान है, तो उनका कहना था कि अगर आप इसराइल के अटैक्स को कंडेम जो है वो नहीं कर रहे, तो आप जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं कि इसराइल हक रखता है ख़ुद को डिफेंड करने का, तो ईरान भी ख़ुद को डिफेंड करने का हक रखता है। अगर आप इन दोनों में से एक भी काम नहीं करते तो फिर आप हिपोक्रेट हैं, ठीक है जी, तो आप मुनाफिकत कर रहे हैं। तो अगर आप उस वक्त नहीं बोलते तो आप भी चुप रहे। ये मामलात हैं जी ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट से मुतल्लिक और दुनिया की जो राय उससे मुतल्लिक चल रही है। बहरहाल जी, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो है क्रिश्चियंस के ऊपर बढ़ते हुए हमले। सबसे पहले जो हमला हुआ था वो सिडनी में एक मॉल में हुआ था, जिसे स्टैब करके, इट्स नॉट अ गन शॉट, इट्स स्टैबिंग विद अ नाइफ, गोली मार के नहीं, एक छुरी का इस्तेमाल करके, एक तेज़ चीज़ का इस्तेमाल करके लोगों को स्टैब करके मारा गया है। और ये सबसे पहले सिडनी में मॉल में हुआ था और उसकी बहुत हेडलाइंस भी बनी थी। आई थिंक आई एम नॉट श्योर आपने देखी हैं कि जी एक मुस्लिम टेररिस्ट ने ये कर दिया है, ठीक है, और ये और वो जो एक स्टाइल होता है। लेकिन बाद में कंफर्मेशन आई कि जी वो मुस्लिम टेररिस्ट नहीं था, उस बंदे का नाम तो एक्चुअल में जॉल है और वो क्रिश्चियन है और मेंटली अनस्टेबल है या प्रोबेबली सिंगल है, और इस तरीके से जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि 5 लड़कियां हैं जो उसने स्टैब की हैं, एक लड़का है। और आप इमेजिन करें कि 6 लोगों को आप मारते भी हैं और सेवरल को इंजर भी कर देते हैं, ठीक है, स्टैबिंग करके, बिफोर ही वाज जो है न्यूट्रलाइज्ड, इससे पहले कि उस थ्रेट को ख़त्म किया गया, उसको मार दिया गया। बहरहाल जी, ये एक तरफ मामला जाते हैं सिडनी के, और अभी इस चीज़ को हुए 1-2 दिन हुए हैं, और एक और वाक़या जो कि लाइव स्ट्रीम के ऊपर उसकी वीडियो बन गई है, और वो हुई है जी बिशप इमैनुअल के साथ। ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है और बहुत बिलवड पर्सनालिटी हैं क्रिश्चियंस की। ये अपनी लाइव स्ट्रीम करते हैं कुछ वीडियोस को, और 15 साल एक बंदे ने आके, एक बच्चे ने आके उनको स्टैब किया मल्टीपल टाइम्स, 3 और लोगों को स्टैब किया है, लेकिन किसी को भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं हुई हैं कहीं भी। मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स ढूंढी हैं कि आइडेंटिफिकेशन हो सके इस बंदे की कि ये कौन था। मुझे इससे रिलेटेड एक भी जगह फ़िलहाल सो फार, हो सकता है अभी तक जब तक ये वीडियो अपलोड हो तो इस लड़के की आइडेंटिफिकेशन आ गई हो, मुझे अभी तक किसी भी जगह पे उस लड़के का नाम वगैरह नहीं मिला है। तो एक चीज़ पता लग जाती कि वो मुस्लिम नहीं था एटलीस्ट, ठीक है। मुस्लिम होता तो ये खबर बाद में आती कि हुआ क्या है, लेकिन उसका रिलीजन पहले ही वहाँ पर उन्होंने लिख देना था। तो ये नहीं पता कि लड़के का रिलीजन क्या है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हुए हैं बैक टू बैक 3 दिन में 2, और दोनों सिडनी में। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।